गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में हम आपको भारत और चीन के संबंध के बारे में बताएंगे। यह जो यूनिट है बेटा वो हमारी 4th चैप्टर से ही है, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। बेटा इस चैप्टर में से 2 देशों के साथ, वो देश कौन कौन से हैं? भारत के साथ चीन और भारत के साथ अमेरिका के संबंध। यह यूनिट बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और जो लेसन है हमारा वो भी कौन सा है? 4th चैप्टर है, भारत के विदेश संबंध। तो आज हम इसके लास्ट यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हमने आपको भारत की विदेश नीति में सहायक तत्व, नेहरू के सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता की नीति, इनके बारे में आपको बताया था। तो बेटा आज हम आपको भारत और जो चीन के संबंध हैं उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। बेटा टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज पढ़ने से पहले एक बार हम इसकी बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं, यानी कि इसे अपने शब्दों में मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है बेटा भारत के जो संबंध है दूसरे देशों के साथ, तो आपको शुरुआती जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से तैयार करनी है कि भारत सदैव एक शांति प्रिय देश रहा है। यह सत्य और अहिंसा और शांति में विश्वास रखता है और भारत चाहता है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा मधुर संबंध स्थापित करे। उसने कभी भी किसी भी देश पर अटैक करने की पहल नहीं की है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य भी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है विश्व को युद्धों से रोकना। तो बेटा भारत ने सदैव कोशिश की है दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की। तो आज हम यहाँ पर भारत और जो चीन के संबंध हैं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। बेटा भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की, यानी कि भारत सदैव ही जो रिश्तों की शुरुआत करता है वो दोस्ताने ढंग से करता है। चीन क्रांति 1949 में हुई, इसको नोट कर लीजिए बेटा। चीन की क्रांति कब हुई? 1949। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। कौन सी सरकार को मान्यता देने में? कम्युनिस्ट सरकार को। पश्चिमी प्रमुख के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम क्या था? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्या थे? गृह मंत्री। और गृह मंत्री के साथ ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पद पर भी थे और इसको लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह वह व्यक्ति है जिसने 562 देशी रियासतों का विलय भारत में किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आने वाले समय में जो चीन देश है वो भारत पर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आशंका व्यक्त कर दी थी कि आने वाले समय में जो चीन देश है वो भारत पर क्या कर सकता है बेटा? अटैक कर सकता है। लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है और जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ऐसा मानना था कि चीन भविष्य में ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो भारत पर क्या कर दे? अटैक करने की पहल कर दे। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना की बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। शांति पूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा
भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 19 अप्रैल 1954 में की। यानी कि बेटा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर एक संधि हो चुकी थी 1954 में, जिसे पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे, उनके स्वागत से बड़ी भीड़ जुटती थी। यानी कि जब वो एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में दौरा करता था तो उनके स्वागत के लिए वहाँ उस देश में बड़ी भीड़ उनके स्वागत में क्या हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी। यानी कि कभी लगता नहीं था कि भारत पर चीन युद्ध की क्या कर सकता है, पहल कर सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कभी भविष्य में चीन भारत पर क्या करेगा, अटैक करेगा। फिर बात आई बेटा तिब्बत समस्या। तिब्बत उत्तर में भारतीय सीमा को छूता है। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता थे। देखिए बेटा दलाई लामा को नोट कर लीजिए। दलाई लामा कौन थे? चीन के धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। ब्रिटिश ने तिब्बत पर एक भारतीय मंडल रोका था तिब्बत पर, यहाँ तक कि चीन ने भी अपने टुकड़े द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश की। 1933-39 KMT के दौरान चीन ने तिब्बत के विदेशी मामलों को नियमित करने की कोशिश की। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में चीन तिब्बत पर कब्जा नहीं कर पाया। भारत चाहता था कि तिब्बत स्वचालित क्षेत्र रहे और भारत और चीन के बीच एक दीवार बनकर रहे। चीन में जब नागरिक युद्ध शुरू हुआ तो तिब्बत की स्थिति अस्पष्ट थी। नागरिक युद्ध किस देश में शुरू हुआ था बेटा? चीन में। इसको भी नोट कर लीजिए। 1949 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार PRC ने KMT व्यवस्था के चीन मंडल को तिब्बत खाली करने को कहा। चीन ने तिब्बत पर दावा किया जिसे भारत ने मान्यता दी, क्योंकि भारत चीन के प्रति खुला विरोध नहीं करना चाहता था। चीन ने भारत को आश्वासन दिया कि वह तिब्बत की समस्या को सैन्य कदम नहीं बल्कि आपसी समझौते द्वारा सुलझा लेगा। दलाई लामा चीन तिब्बत समझौते में भारत का सहयोग चाहता था। अक्टूबर 1950 में भारत को पता चला कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। भारत को कब पता चला बेटा ये बात? अक्टूबर 1950 को। भारत ने इसका विरोध किया, परंतु चीन ने कोई परवाह नहीं की। चीन ने तिब्बत की स्वचालित को अस्वीकार कर दिया। 23 मई 1951 को दलाई लामा को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण तिब्बत ने चीन के आधिपत्य को स्वीकार किया था और कुछ ही मामलों में तिब्बत की सीमित शक्ति के अधिकार को भी माना था। इस समझौते में तिब्बत के स्वराज को स्वीकार किया गया, परंतु उसके बाहरी मामलों को नियमित किया गया। चीनी सेना में तिब्बत सेना के मिलाप और पुनर्गठन के लिए चीनी सेना को तिब्बत में रुकना पड़ा। दलाई लामा को उचित सम्मान प्रदान करना था, जो ल्हासा के लिए निकल पड़े थे। तिब्बत ने धार्मिक स्वतंत्रता और विकास में सहयोग का वादा किया। तिब्बत हर प्रकार से चीन का एक हिस्सा था। भारत ने तिब्बत पर हुए आक्रमण की आलोचना की, परंतु प्रधानमंत्री नेहरू को यह ज्ञात था कि वह चीन को नहीं रोक सकता, इसलिए उसने हर प्रकार की परेशानी को दूर रखा। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को पता चल गया था कि वह चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, चीन को तिब्बत पर कब्जा करने के लिए नहीं रोक सकता। यह बात भारत के प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से पता थी बेटा। तिब्बतियों ने PRC के पश्चात अत्याचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, और इसको नोट कर लीजिए बेटा। 1959 में दलाई लामा अन्य कई हजार बौद्ध तिब्बतियों के साथ भारत भाग कर आए और भारत में शरण मांगी। जो तिब्बत का धार्मिक नेता था, राजनीतिक नेता था दलाई लामा, उसने भारत में कब शरण ली बेटा? 1959 में। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी और तिब्बत को अधिकाधिक तौर पर चीन का हिस्सा माना। भारत के दलाई लामा को शरण देने की क्रिया को शत्रु जैसी क्रिया माना गया और चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार यानी कि दलाई लामा को
भारत में शरण देने से चीन सरकार का क्या हो गया, भारत दुश्मन हो गया। और उसने चीनी सरकार ने भारत पर क्या लगाया, आरोप लगाया कि उन्होंने दलाई लामा को भारत में शरण क्यों प्रदान की। चीन ने भारत सरकार का विरोध किया। अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। चीन ने तिब्बत पर सैन्य संख्या चढ़ाई की और भारत के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वह तिब्बत की स्वतंत्रता की क्या कर सकता, रक्षा कर सकता। यानी कि भारत बेटा उस समय इतना सक्षम नहीं था कि वो चीन जैसे देश का मुकाबला कर सके और तिब्बत को इनकी गुलामी से छुटकारा दिला सके। फिर दोनों देशों, पहली समस्या किस बात पर आ गई बेटा, तिब्बत की समस्या पर। तिब्बत के धार्मिक राजनीतिक नेता को भारत ने शरण दे दी, जिससे चीनी सरकार का वो क्या हो गया, दुश्मन हो गया। दूसरी जो समस्या थी बेटा वो था सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच बेटा जो सीमा है उस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। तो दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का भी मुद्दा है। बदले की आग में झुलस रहे चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करना शुरू किया। चीन ने भारतीय सेना के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार होने का दावा किया। 1954 में चीन के मानचित्रों में कुछ भारतीय प्रांतों को चीनी प्रांत दर्शाया गया। बेशक चीन के बाद मानचित्र को सुधारने का वादा किया, परंतु चीन की नीयत 1955 में तब स्पष्ट हुई जब बराहोती में उसने अपना डेरा जमाया और शिमला दर्रा द्वारा भारतीय भू क्षेत्र का उल्लंघन किया। यानी कि चीन ने अब युद्ध की पहल का इशारा दे दिया था भारत को। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में ब्रिटिश, भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों में खींची गई थी। यानी कि भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची गई है वो 1914 में खींची गई थी अंग्रेजों द्वारा। यह बता दिया गया था कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया है, जो दोनों देशों की सीमाओं को शो करता है, जो कि भारत और चीन की सीमा को बांटती थी। यह रेखा भूटान के नज़दीक थी। भारत ने इस रेखा का सम्मान किया, परंतु चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर बेटा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत हो गई। चीन द्वारा 1956-1957 में एक्साई चीन में एक सड़क का निर्माण किया। यह मार्ग पश्चिमी तिब्बत को अप्रवासी चीनियों के लिए खोलने के लिए बनाया गया था। चीन के प्रधानमंत्री ने जब 1954 में भारत का दौरा किया तो नेहरू को मैकमोहन रेखा का सम्मान करने का आश्वासन दिलाया। यानी कि क्या कहा, 1954 में जब दौरा किया तो हम इस सीमा का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। परंतु 1959 में उसने भारत के हजारों मील प्रांत के ऊपर अपना दावा किया और मैकमोहन रेखा को अवैध घोषित कर दिया। इसको इलीगल माना गया कि उसका उल्लंघन हुआ। फिर जुलाई 1959 चीन की एक टुकड़ी लद्दाख के खुनरनाक किले में आई और एक भारतीय गश्ती दल को अक्साई चीन में गिरफ्तार कर लिया। भारत के शांति प्रस्ताव के बावजूद चीन ने भारत के 50,000 मील क्षेत्र पर अपना हक जताया और उसका एक गश्ती दल खिजेंस को भारतीय सीमा, जो अब अरुणाचल प्रदेश में घुस गया। भारत के पास अब चीन भारत सीमा पर 50 पोस्ट बनाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। यानी कि जो दूसरा मेन मुद्दा है बेटा वो था सीमा विवाद। चीन ने भारत सीमा का उल्लंघन किया, मैकमोहन रेखा का उल्लंघन किया और अरुणाचल प्रदेश स्टेट की जो सीमाएं लगती थी उस पर अटैक किया। फिर बेटा उसने जो खुला युद्ध किया वो था 1962 का युद्ध। इस पृष्ठभूमि के साथ चीन सेना ने सितंबर 1962 को पूरी क्षेत्र नेफा में मैकमोहन रेखा को पार किया और भारतीय प्रांत के एक विशाल भाग पर कब्जा कर लिया। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, 1962 में चीन ने खुले तौर पर भारत पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। नेहरू ने राजनीतिक जोर के कारण साहस बटोरकर भारतीय सेना को हमले का जवाब देने को कहा। इससे चिढ़कर चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को उत्तरी पूर्वी सीमांत और लद्दाख क्षेत्र पर व्यापक स्तर पर हमला बोल दिया। यह हमला इतना व्यापक था कि ऐसा लग रहा था कि चीन ने सारा क्रोध भारतीय सीमा पर ही निकाल दिया। 25 अक्टूबर तक चीनी भारत में मैकमोहन रेखा के करीब 16 मील भीतर तक आ गई। यानी कि पूरी तरह से इस रेखा का क्या कर दिया गया, उल्लंघन कर दिया गया और 16 किलोमीटर तक वो अंदर तक आ गई। 16 नवंबर तक चीन
बोमडीला पार कर असम पहुंच चुका था। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों को जगह धक्का लगा। यानी कि जैसे ही चीन ने भारत पर अटैक किया तो भारत की छवि देश और विदेश में पूरी तरह से खराब हो गई। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से ही सैन्य मदद मांगनी पड़ी। जब चीन ने भारत पर अटैक किया तो भारत ने दो देशों से मदद मांगी, भारत और अमेरिका और ब्रिटेन। चीन ने भारत को अपने नियंत्रण रेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के 20 किलोमीटर के दायरे तथा LOC का सम्मान करने को कहा। यह अचल व्यवस्था जारी रही और भारत को गंभीर अपमान। बेटा 1962 से भारत की छवि काफी खराब हुई और भारत को बड़े अपमान से गुजरना पड़ा। यह नेहरू की चीन नीति की बड़ी असफलता थी। चीन पाकिस्तान के करीब आ गया, जबकि भारत तब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की PRC की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा। यानी कि अटैक करने के बाद भी भारत किसका पक्ष लेता रहा? चीन का, संयुक्त राष्ट्र संघ में। चीन ने भी भारतीय प्रांत पर अपना कब्जा और नेफा पर अपने दावे को जारी रखा। भारत की कमजोरी ने पाकिस्तान को उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि भारत की कमजोर नीति के कारण भी पाकिस्तान ने उसको क्या किया? प्रोत्साहित किया। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर चोट पहुंची। देखिए बेटा, पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था फाइनल एग्जाम का, उसमें एक क्वेश्चन पुट किया गया था कि 1962 के चीन भारत युद्ध से भारत की छवि विश्व में किस प्रकार खराब हुई। तो ये वही बातें हैं। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को और राष्ट्रीय क्षेत्र में चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बदलती हुई नजर आई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि थोड़ी धूमल हुई। चीन की इरादे को समय रहते न भांप सकने का अन्य सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। यानी कि जिस चीज़ का अंदाजा भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था कि भविष्य निकट में चीन हम पर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, लेकिन नेहरू ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। इससे क्या हुआ कि नेहरू की भी छवि खराब हो गई। रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया झगड़े के समय, कमांडो ने इस्तीफा दे दिया। भारत की सेना क्या हुई? कमजोर सिद्ध हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव जो हुए उसमें हार का मुंह देखना पड़ा। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा माकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1964 में, और निर्माण 1924 में। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। यानी कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बट गई। चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डामाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दिशा में था और अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब में डालने की कोशिश शुरू की गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। ये था बेटा भारत और चीन के संबंध, जो दोनों देशों में क्या हैं? कड़वाहट भरे हैं। अगर निष्कर्ष के रूप में बात की जाए तो चीन ने सीमा रेखा का उल्लंघन किया। चीन ने 1962 में भारत पर अटैक किया और चीन तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा,
जब भारत में उसको शरण दी गई तो चीन इस बात से चिढ़ गया। और जो एक मेन मुद्दा भी है बेटा दोनों के बीच लड़ाई का, इशू का, वो क्या है कि चीन अपने देश में बने हुए हथियारों की पूर्ति कहाँ करता है? पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान उन हथियारों का प्रयोग भारत के प्रति करता है। अगर निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो भारत ने सदैव कोशिश की है पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की, और वर्तमान समय में भी भारत यही चाहता है कि वो पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ, सचेतता के साथ और सहयोग के साथ आगे आए। भारत किसी भी परिस्थिति में युद्ध का साथी नहीं है।